हे गाइस, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जब भी इस सेशन को देख रहे हैं, दिस इज द टाइनीएस्ट चैप्टर इन द एंटायर इनकम टैक्स पोर्शन विच इज एग्रीकल्चरल इनकम। बट छोटा है, इसलिए इसको ना खोटा मत समझना दोस्तों, ये आपके पहले क्वेश्चन को बिगाड़ सकता है। एक ऐसा चैप्टर जो 90 मिनट्स में दोस्तों पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, विच रिलेट्स टू पीजीबीपी चैप्टर, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज ऑल्सो अ बिजनेस। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो जब आप लोग इस 90 मिनट्स के वीडियो को देखोगे। एग्रीकल्चरल इनकम में जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। और अगर इंस्टीट्यूट को एक्चुअली कोई ट्रिकी पेपर बनाना है, जनवरी 2026 में एग्रीकल्चरल इनकम से जुड़ा हुआ आया है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मई 2026, सितंबर 26 या जनवरी 2027 में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो प्लीज मेक श्योर कि इस 90 मिनट्स को आप अवॉइड करके नहीं जाइए। 90 मिनट्स है दोस्तों, एक छोटा सा अगर आप पढ़ाई का सेशन भी लेते हैं तो उसमें आप इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं, एंड इट इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस लेक्चर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा गाइस? फीचर्स ऑफ दिस सेशन, 100% सिलेबस कवरेज, छोटा सा चैप्टर है, पूरा कवर अप हो जाएगा 90 मिनट्स में अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। फुल्ली अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2025। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आफ्टर एवरी टॉपिक, हर एक छोटे छोटे टॉपिक के बाद भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स करवाए हैं, और चैप्टर कंप्लीशन के बाद तो है ही है। नो प्रमोशन, कोई भी प्रमोशन नहीं होगा दोस्तों। आपको किसी भी मैराथन रिवीजन में मैंने वादा किया है कि मैं कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी ऐड नहीं लेकर आऊंगा। I do not want to earn through monetization through the marathon because the purpose will be defeated, and that is one shot. धुरंधर मूवी 4 घंटे की मूवी में भी दोस्तों बीच में एक ब्रेक था, मेरी इस मूवीज में नहीं है। कोई छोटी मूवी हो, कोई बड़ी मूवी हो दोस्तों, कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। ऑलराइट, यही हमारा प्रमोशन था, लेकिन एक वादा आप लोगों से ये करना है, आप लोगों को ये करना है कि यू विल बी शेयरिंग योर फीडबैक आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, सो दैट हमें पता चलेगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड वी विल बी रियली प्लीज टू वर्क ऑन इट, कि हम इस पर मेहनत कर सकेंगे और हम आपको नेक्स्ट लेवल ऐसे ही सेशंस लेकर आते रहेंगे, एंड इंप्रूवमेंट पॉइंट शेयर करेंगे ना, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट इन द अपकमिंग वीडियोस। सो विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट विद दिस टाइनी चैप्टर। गुड लक। स्टार्ट करते हैं गाइस आज का चैप्टर, और आज के चैप्टर में सबसे पहला आता है एग्रीकल्चरल इनकम का दोस्तों, कि सर एग्रीकल्चरल इनकम हमें ऐसा ध्यान आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपने कि एग्रीकल्चरल इनकम तो किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जोड़ी जाती है। बिल्कुल सही बताया था, किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जोड़ी जाती। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या सर सरकार द्वारा माफ है? जी हाँ, माफ है। तो बस, तो फिर तो चैप्टर ही खत्म हो गया ना राठी जी। जब एग्रीकल्चरल इनकम ही माफ है, किसी हेड में नहीं जुड़ेगी, उस पर टैक्स नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा टैक्स नहीं देना, क्या बात करते हो राठी जी। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि एग्रीकल्चरल इनकम माफ है, किसी हेड में नहीं जोड़ी जाएगी, और एक तरफ आप टैक्स की भी बात कर रहे हो। जी हाँ, ऐसा ही सरकार ने हमारे साथ किया, और क्या हमें बुद्धू बनाया दोस्तों। देखिएगा सरकार ने, इधर देखिएगा, कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। कॉन्सिक्वेंटली इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई आउटसाइड इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 10(1), वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, बट दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल इनकम, एंड ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल ओनली फॉर आरओआर। आरओआर के लिए ही टैक्सेबल होती है। तो इन दिस सिनेरियो गाइस एवरीबॉडी, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया तो एग्जेम्प्ट है by virtue of section 10(1). consequently income from agricultural land situated outside India दोस्तों taxable है। next, agricultural income section 2 clause 1A। अब हमें ये समझना जरूरी है कि एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। एवरीबॉडी, बहुत सिंपल सी बात सरकार ने बोली कि भैया जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में आएगा, जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में आएगा, उसी को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे ना। तो लोग क्या कर रहे थे कि लोगों ने देखा कि सरकार ने एग्रीकल्चरल इनकम को माफ कर रखा अंडर सेक्शन 10(1), तो एनीथिंग विच माइट बी जस्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आल्सो, क्या उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो सरकार ने फिर क्या करा, सरकार ने डेफिनेशन ही बना दी सेक्शन 2 क्लॉज 1A में, और क्या बोला कि भैया ये 4 पॉइंट एग्रीकल्चरल इनकम है, एनीथिंग अदर देन दीज 4 पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड टू बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो 4 चीजों को ही एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। पहला, एनी रेंट डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। मतलब मेरे पास एक खाली जमीन है,
मैं उसमें खुद खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने जमीन किराए पे दे दी है और जो टेनेंट है वो खेती बाड़ी कर रहा है उस पर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई लैंड है विच इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दैट उस रेंट से जुड़ा हुआ टैक्सेबल किया जाएगा। हमारे को लैंड का पर्पस भी देखना है। तो लेट्स से मैंने T2 को लैंड किराए पे दी, वो खेती बाड़ी कर रहा था, तो जो मेरे को रेंट मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी AI एग्रीकल्चरल इनकम एंड देयरफॉर उसे टैक्सेबल, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। However guys, अगर मैंने कीकू को प्रॉपर्टी रेंट पे दी एंड उसने प्रॉपर्टी यूज कर रहा है फॉर रीजंस अदर देन एग्रीकल्चरल पर्पस, लेट्स से फंक्शंस करवाता है वहां पर, लेट्स से बच्चों का प्लेग्राउंड बना के उनको खिलाता है और फिर पैसे चार्ज करता है, मतलब कोई भी चीज, कोई शादी का फंक्शन हो गया वो करवाता है, मंडप लगवा के शादियां करवाता है, ग्राउंड में केटरिंग होती है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, व्हाट विल दैट बी टर्म्ड एज? दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी for non-agricultural purposes and therefore it will be fully taxable। क्या उसे पूरा taxable कर दिया जाएगा? जी हाँ, that will be fully taxable। Next, any rent derived from such land by agriculture or any process by cultivator or receiver of rent in kind which render the produce fit for the market or any income from a farmhouse। फार्म है दोस्तों या जमीन है जहां पर आप खेती बाड़ी करते हैं गाइस, और खेती बाड़ी करके ये एक्चुअल में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है किसान भाई हमारा, अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है दोस्तों, क्या वो आपके लिए टैक्सेबल होगा? द आंसर टू विच इज नो, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम। एंड लास्ट, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। अगर आपने कोई नर्सरी है, नर्सरी क्या होता है दोस्तों? जहां पेड़ पौधे बेचे जाते हैं। वो नर्सरी वो नहीं होता जब सर हमारी पढ़ाई चालू होती है उसे अपन नर्सरी तो बोलते हैं, नहीं, वो वाली नर्सरी LKG UKG की बात नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पर नर्सरी वो है जहां पर पेड़ पौधे बेचे जाते हैं। तो आपके लिए पेड़ पौधे अगर स्टॉक है दोस्तों और आप उनका खरीद बेच करते हो, तो बेचने के बाद जो आपको कमाई हुई दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी AI एग्रीकल्चरल इनकम, उसे कंसिडर किया जाता है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? आया ना? तो एग्रीकल्चरल इनकम में दोस्तों 4 पॉइंट्स आते हैं। एनी रेंट डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। नेक्स्ट, एनी इनकम फ्रॉम सच लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस बाय प्रोसेस और बाय कल्टीवेटर, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एंड इनकम फ्रॉम सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। ये आपकी 4 चीजें एग्रीकल्चरल इनकम है। एनीथिंग अदर देन दीज 4, अगर इसके अलावा कुछ और होगा देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी AI एग्रीकल्चरल इनकम। और लास्ट 4 अटेम्प्ट में 2 बार एग्रीकल्चरल इनकम से चैप्टर क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं चाहता हूं गाइस, आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एक बार तो इन्होंने फुल फ्लेजेड जो केस बेस्ड सिनेरियो था 6 नंबर का वो इससे पूछ लिया, और पिछले अटेम्प्ट में जनवरी 2025 के अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों इस वाले चैप्टर से। आ जाओ भाई। Next, what all cases fall under non-agricultural income? What all cases fall under non-agricultural income? कहते हैं anything other than the upper 4, उन्हें non-agricultural income मानेंगे, लेकिन फिर भी मैंने 4 पॉइंट्स ढूंढ ढांड के लिखे हैं गाइस जिन्हें अपन non-agricultural income मानेंगे, जैसे कि income from land used for storing agricultural produce। Land is being used not for agricultural activity, but it is being used for storing agricultural produce, that is not an agricultural income। Dividend from a company engaged in agriculture, एक कंपनी है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करती है, आपने उस कंपनी में पैसा लगाया, आपको डिविडेंड मिला, तो क्या आप उस डिविडेंड को एग्रीकल्चरल इनकम बोल सकते हैं? नहीं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, क्या बोला है? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि भाई साहब जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर आपको जो रेंट मिल रहा है वो तो एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन टेनेंट ने अगर रेंट पे करने में देरी कर दी और देरी करने की वजह से आपने इंटरेस्ट लगाया ऑन अरियर्स ऑफ रेंट, ऑन द आउटस्टैंडिंग रेंट, ऑन द डिलेड रेंट, तो जो इंटरेस्ट है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में कंसिडर नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ब्रिक मेकिंग, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ऑलराइट गाइस, तो हमारी 4 चीजों को ही एग्रीकल्चरल इनकम ध्यान रखिएगा, और उनसे जुड़ा हुआ ही जो इनकम है वो 5 हेड्स में नहीं जोड़ी जाएगी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एन एग्रीकल्चरल इनकम, इनमें से कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है? रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर मैरिज फंक्शंस, ध्यान से देखिएगा, क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय एन एग्रीकल्चरल कंपनी? नो। इंटरेस्ट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन श्रीलंका? नो गाइस, क्योंकि आउटसाइड इंडिया हो गया। इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी इज आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। अदर देन दैट गाइस, जो तीनों पॉइंट्स है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप कमाते हैं तो उस पर आपको टैक्स हिंदुस्तान में देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम विच इज पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम है एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। जी गाइस, अब सरकार ने कहा कि भाई साहब, अगर आप आलू उगाते हो और आलू से चिप्स बनाते हो, टमाटो उगाते हो उससे केचप बनाते हो, तो आप क्या करते हो कि आप अपना ही रॉ मटेरियल, आपके खेत है और आपकी फैक्ट्री भी है, तो सरकार ने कहा कि आप अपना ही रॉ मटेरियल लेते हो और उसे अपनी फैक्ट्री में, उसे मार्केट में नहीं बेच रहे हो, या मार्केट में थोड़ा बेचते हो, थोड़ा फैक्ट्री ले जाते हो एंड फैक्ट्री में उसे फर्दर प्रोसेस करके आप बेचते हो। तो सरकार ने क्या कभी पोटैटो को माफ किया हुआ है? हाँ जी। क्या पोटैटो चिप्स को माफ किया हुआ है? नहीं। क्या पोटैटो चिप्स को आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि भैया आलू से ही तो बना है? केचप दोस्तों, जब आप समोसों में लगा लगा के खाते हैं तो क्या उसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाएगी? द आंसर इज नो। फिर तो ऐसे सब कुछ ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गई। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब, जब तक आपका आलू आलू है, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और हम उसके बेचने पर आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे या उसके बेचने पर उसे एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। हाउएवर, जैसे ही आपने आलू का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया, हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? व्हाट आर वी गोना कंसिडर गाइस? वी आर गोना कंसिडर दैट एज अ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और हमें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो नॉर्मल आप चिप्स बनाकर बेच रहे हो, वो तो आपकी बिजनेस इनकम है ना, वो तो आपका नॉर्मल बिजनेस है। इनफैक्ट जो किसान भी है, जो खेती बाड़ी भी कर रहा है, वो भी उसके लिए एक बिजनेस है गाइस। आलू उगाकर अगर वो मार्केट में जाके, मंडी में जाके अपना आलू बेच रहा है, तो वो प्योर खेती बाड़ी है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? तो कहते हैं, where an assessee is carrying on both operations, that is agricultural as well as non-agricultural, then assessee is liable to pay tax on non-agricultural income. अगर आप दोनों एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अपने हेड्स ऑफ इनकम में जोड़नी पड़ेगी, पीजीबीपी में जोड़नी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज योर बिजनेस आफ्टर ऑल, एंड दैट उस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कहते हैं वाइल कंप्यूटिंग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालते वक्त, वाइल कंप्यूटिंग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, the market value of agricultural produce shall be deducted and no deduction shall be made in respect of any expenditure। अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब, अगर आप अपने आलू को आगे यूज कर रहे हो टू मेक देम एज वेफर्स, चिप्स, तो हम मानेंगे कि आप एक बार के लिए किसान भाई हैं और एक बार के लिए आप फैक्ट्री वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सरकार क्या कहती है। लेट्स से ये है हमारा दोस्त टीटू। टीटू की एक खाली जमीन है दोस्तों, जिस पर वो खेती बाड़ी करता है दोस्तों, लैंड है, और इस पे वो क्या उगा रहा है दोस्तों? पोटाटोज उगा रहा है। ठीक है जी। अब ये जब पोटाटो उगाएगा तो नॉर्मली किसान भाई क्या करेगा दोस्तों? नॉर्मली जो हमारा एक किसान है, फार्मर भाई है, वो क्या करते हैं दोस्तों? इस पोटाटो को मार्केट में जाके बेचते हैं ना। इसको जब आगे जाके वो सोल्ड करेंगे तो उन्हें क्या रिसीव होगा? उन्हें पोटैटो की मार्केट वैल्यू ही तो रिसीव होगी कि आज मार्केट में आलू का क्या दाम चल रहा है, उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे, विच इज अ वेरी लॉजिकल सिंपल थिंग, आया ना? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि अगर आप पोटैटोज को आगे बेच नहीं रहे हैं, इफ यू आर नॉट सेलिंग द पोटैटोज, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, आप इसे खुद ही की फैक्ट्री में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? फैक्ट्री में ले जाते हैं।
तो सरकार ने कहा कि मानो आपने अपने आप को ही बेचा है, मानो आपने अपने आप को ही बेचा है। तो यहां पर जो मार्केट वैल्यू है वो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट बन जाएगी, और जो मार्केट वैल्यू है वो आपके लिए द फार्मर के लिए सेल वैल्यू बन जाएगी। ऑलराइट गाइस, अब मैं इस क्वेश्चन में अमाउंट्स भी डालता हूं। लेट्स से दोस्तों पोटैटोज उगाने का पूरा खर्चा 1 लाख रुपए का हुआ, मार्केट वैल्यू थी 1.6 लाख रुपीस की, और फैक्ट्री में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल आया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी लेट्स से 80,000 रुपीस की, और सेल वैल्यू जब उन्होंने चिप्स बनाकर बेचा तो बेचा है 3.3 लाख रुपीस का। कितने का बेचा है दोस्तों? 3.3 लाख रुपीस का। तो इन दैट केस एनीबडी हु कैन हेल्प मी कंप्यूटिंग एवरी इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम निकालते हैं गाइस। सरकार ने क्या बोला? एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी कि जो आपने मार्केट में बेचते तो आपको कितना पैसा मिल जाता? 1.6 लाख रुपीस का मिल जाता आपको पैसा, जिसमें से आपने उगाने का कितना खर्चा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोड्यूसिंग कॉस्ट फॉर पोटैटोज कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी निकल कर आएगा? आपकी एग्रीकल्चरल इनकम इज कमिंग आउट टू बी 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी गाइस, जहां पर आप फैक्ट्री में पहुंच गए, तो जो फैक्ट्री में आपने आलू लेकर आए तो उसकी मार्केट वैल्यू ही आपकी कॉस्ट बन गई। तो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? रॉ मटेरियल है आलू आपके लिए, उसकी कॉस्ट है 1.6 लाख रुपीस। आपने कितना और खर्चा किया आलू को चिप्स बनाने में? 80,000 का। तो आपके जो टोटल एक्सपेंस हो गए दोस्तों, जो टोटल एक्सपेंस हो गए वो कितने के हुए? 1.6 प्लस 80,000, 2.4 लाख रुपीस, 2.4 लाख रुपीस। और आपने कितने का बेचा गाइज? आपने 3.3 लाख रुपीस का बेचा। तो आपके प्रॉफिट कितने के हो गए गाइज? आपके प्रॉफिट कितने के हो गए? 3.3 लाख रुपीस माइनस 2.4 लाख रुपीस, तो आपका निकल कर आता है 90,000 रुपीस। ये आपके प्रॉफिट निकल कर आए, ये आपके प्रॉफिट निकल कर आए। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? तो ये आपकी कौन सी है? पीजीबीपी वाली इनकम है, ये पीजीबीपी वाली इनकम है। ध्यान रखना है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कंसिडर करी जाएगी। एक फैक्ट्री अगर कोई खोल कर बैठा है तो भाई बिजनेस ही कर रहा है ना, अगर कोई चिप्स बना रहा है तो बिजनेस ही कर रहा है ना। तो ये पीजीबीपी इनकम है। कई बार बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि एवरी इनकम विच रिलेट्स टू एग्रीकल्चरल इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम। नो, खेती बाड़ी भी एक प्योर बिजनेस है गाइस, एक प्योर धंधा है, जिसमें आप सामान बेचते हो, वो खरीदते हो, उसको दोस्तों प्योरली एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाए। एग्जाम्पल करिए गाइस, एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड ग्रोज पोटैटोज एंड फर्दर प्रोसेसेस इट टू सेल देम एज वेफर्स. This will lead to composite income. Now this composite income has to be disintegrated into agricultural and non-agricultural income, and for that purpose the market value of agricultural produce shall be deducted from composite income to reach at non-agricultural income. The market value, जो market value होगी दोस्तों of agricultural produce, उसको अपन क्या करेंगे दोस्तों? फटाफट बताइए, everybody has to answer me. मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम फॉर फैक्ट्री वाला, वो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी। आ जाओ गाइस, नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम इन स्पेसिफिक कंपोजिट स्कीम। कई जगह सरकार ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि भैया इतनी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, इतनी इनकम को हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। यहां पर आपको मार्केट वैल्यू वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि भैया इतने को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, इतने को हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। और वो क्या है दोस्तों? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। सिर्फ चाय का काम कर रहे हैं, चाय चाय चाय। दोस्तों आप लोगों के घर पे जो टी लीव्स आती है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आएंगी, लेकिन टी जो बिल्कुल चाय पत्ती आती है, जो अपन दूध में पानी में डाल के चाय बना के चुस्कियां लेके समोसे कचौड़ियों के साथ खा पी जाते हैं दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जब शुरुआत हुई थी तो टी लीफ से हुई थी, और टी लीव्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है।
तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब चाय के केस में अगर एक इंसान चाय का बिजनेस कर रहा है तो इन दैट केस दोस्तों उसका 60% हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे एंड 40% विल बी कंसिडर्ड टू बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सरकार ने क्या बोला कि आप इनकम ऐसे ही कैलकुलेट करो, आप जो अपना ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो आप वैसे ही बनाओ। आप तो पूरा पीएनएल के क्रेडिट साइड में बिजनेस की सारी इनकम लिखो, पीएनएल के डेबिट साइड में बिजनेस के सारे खर्चे लिखो, आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा एंड दैट नेट प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 60:40। वो कौन से रेशियो में बांटा जाएगा दोस्तों? 60:40 के रेशियो में बांटा जाएगा। Alright guys, so income from growing and manufacturing of tea 60-40, 60% being agricultural income, 40% being non-agricultural income. Now guys, everyone यहां तक क्लियर हुआ? तो लेट्स से अगर आपकी चाय वाले बिजनेस से इनकम होती है 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख का 60% गाइज आपका 4.8 लाख रुपीज एग्रीकल्चरल इनकम है एंड 40% 3.2 लाख रुपीज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। इसीलिए नीचे क्या लिखा है दोस्तों, क्योंकि अपने को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही आपको पीजीबीपी इनकम में दिखानी पड़ेगी। ध्यान रखना, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही हेड्स में दिखाई जाती है। एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। क्या कर रहे हैं दोस्तों आप? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ओनली क्योर्ड, ओनली क्योर्ड गाइस। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है सिर्फ क्योरिंग तक का प्रोसेस है आपके पास। आप कॉफी के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन आप कॉफी को ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो दोस्तों, एंड क्योर कर उसे आगे बेच देते हो। आप उससे ज्यादा काम नहीं करते हो। तो in that case 75% will be considered to be agricultural income, 25% to be considered as non-agricultural income. However, अगर आप कॉफी के केस में क्योरिंग भी करते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं एंड ग्राउंडिंग भी करते हैं गाइस, these are again different types of processes. मैं आपको सोशल स्टडीज नहीं पढ़ा रहा हूं कि ग्राउंडिंग में क्या प्रोसेस किया जाता है और रोस्टिंग में क्या प्रोसेस किया जाता है। I'm not gonna help you out with that, but I'm gonna help you out with कि भैया इनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इन दिस सिनेरियो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग के प्रोसेस में 60% will be considered to be AI agricultural income and 40% will be considered to be NAI non-agricultural income. And last, income from growing and manufacturing of rubber. हाँ जी guys, गोंद जिसे बोलते हैं, 65% agricultural, 35% non-agricultural income मानेंगे। आ जाओ भाई। Income from above business shall be computed under head PGBP as if the entire business is non-agricultural income. जैसे नॉर्मल आप एक अपन लोगों ने पीजीबीपी चैप्टर में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया है ना, बिल्कुल वैसे ही पीएनएल के डेबिट में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट मत कर देना। हाँ, किसान भाई को पेमेंट कर सकता है, मतलब किसान को पेमेंट कर सकता है। याद आ रहा है दोस्तों? स्पेसिफाइड पर्संस को अनरीजनेबल नेचर की पेमेंट मत कर देना। जो आप लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं, अगर कोई मशीनरी है तो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन किसान भाई भी लेगा। मतलब आप नॉर्मल जैसे बिजनेस बनाते हो, नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, वैसे बनाओ एज इफ एंटायर बिजनेस इज नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस एंड देन 40%, 25%, 35%, 40%, 25%, 35%, as the case may be, 45, 40%, 25%, 35%, as the case may be, shall be treated as taxable income. क्या उसे taxable income माना जाएगा? हाँ जी guys, that will be considered to be taxable income. उसे taxable income माना जाएगा। तो कहते हैं income from above business shall be computed under head PGBP as if entire business is non-agricultural business, and then 40%, 25%, 35%, as the case may be, shall be treated as taxable income. आ जाओ guys. Mr. Kanchan is into the business of growing and manufacturing of rubber. His non-agricultural income, non-agricultural income कितनी होगी? Shall be 65, 35, 25, 40%। क्या होगी सर? रबर के केस में नॉन एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल इज 65, नॉन एग्रीकल्चरल इज 35। All right guys,
क्वेश्चन नंबर 3 करिए गाइस, 1 मिनट टू यू। आ जाओ, मैं ही कराता हूं क्वेश्चन नंबर 3। मिस आशिमा हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम प्लांटेशन एंड एस्टेट्स ओन्ड बाय हर। इनकम फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग। इनकम फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग 3 लाख रुपीस। ध्यान से देखिएगा, 3 लाख रुपए का। अब रबर प्लांट्स में कितना अपन एग्रीकल्चरल इनकम और कितना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं, यहां पर बनाते भी जाता हूं गाइस। एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर रबर प्लांट्स में अपन 65-35 मानते हैं। वेल डन। 65% इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड 35% इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसको डिवाइड करेंगे। एवरीबडी बी पार्टिसिपेटिव गाइस। चैट बॉक्स में जितना पार्टिसिपेट करेंगे द बेटर इट बिकम्स। हाँ जी गाइस, 3 लाख रुपीज इंटू 65%, 1,95,000 रुपीज आपका एग्रीकल्चरल इनकम आ जाएगा। 1,95,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आएगा 1,05,000 रुपए। 1,05,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन केरला। केरला में कॉफी से ग्रो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं गाइस, तो सर 75:25 का रेशियो रहेगा। 75% being agricultural income 75,000 and 25% being non agricultural income 25,000 रुपए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। टेंटेन। सर ये तो आउटसाइड इंडिया हो गया। करेक्ट। अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या उसे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा? नहीं सर, एवरीथिंग विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन दिस सिनेरियो। तो इन दिस केस ये जो पूरा 2.5 लाख रुपए है दोस्तों, ये कहां पर टैक्सेबल होगा? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर सर क्वेश्चन में ये बोल देते कि आशिमा एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, या RNOR भी बोल देते, तो इन दैट केस ये 2.5 लाख रुपए को हिंदुस्तान में टैक्सेबल नहीं किया जाता। ऑलराइट गाइस, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बोला गया है, तो वी विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी ROR। ओके, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस चीज में अच्छा एक पॉइंट इन्होंने आगे लिखा है, दो सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन मध्य प्रदेश। अगर कोई डायरेक्टली अमाउंट इंडिया में रिसीव हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस टैक्सेबल होता है। तो छोटी छोटी चीजें होता है जिनका ध्यान रखना है आप, क्योंकि यहां पर बोल दिया रिसीव्ड इन इंडिया, तो फिर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस देखने की भी जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, बिकॉज if the amount is received in India, directly received in India, then it is taxable for all statuses. चैप्टर नंबर 2 का वो जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है ना, वो भूलना मत। आ जाओ भाई नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। चाय के केस में कितना था सर? 60-40 था चाय के केस में। करेक्ट। तो 4 लाख का 60% विल बी और एग्रीकल्चरल इनकम and rest will be a non-agricultural income। तो यहां पर करिए गए 60:40, 2,40,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज, 1,60,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी इन उत्तर प्रदेश। गाइस, एग्रीकल्चरल इनकम 1,80,000 है, तो दोस्तों 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए यहां पर होगा। और यहां पर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नर्सरी में तो दोस्तों आपका टोटल अमाउंट एग्रीकल्चरल इनकम की कैपेसिटी में जाता है। तो जोड़ दो गाइस, यहां पर ये अमाउंट जोड़ दो। एवरीबडी एड इट अप फॉर मी, फटाफट जोड़ दो। 1,95,000 प्लस 75,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,80,000, 6,90,000 रुपीज आपका एग्रीकल्चरल इनकम आता है। एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 1,05,000 प्लस 25,000, 1,30,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,60,000 निकल कर आता है 5.4 लाख रुपीज। 5.4 लाख रुपीज ये आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बन गया। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो अब आप लोगों को एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अलग अलग करना आ गया है। हाँ जी। और ये जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है फॉर मिस आशिमा इज बिजनेस इनकम, क्योंकि उनका काम ही प्लांटेशन वगैरह का है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये उनके लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम या फिर कोई और इनकम नहीं है दोस्तों। ये कौन सी इनकम है? बिजनेस इनकम। एंड नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर गाइस। इसके बाद चैप्टर फिनिश। क्या खत्म?
जी हाँ, आज छोटा सेशन है गाइस, छोटा सेशन है, फटाफट खत्म होने वाला है दोस्तों। आप लोगों का बड़ा मजा आएगा, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। ऑलराइट, आ जाओ भाई। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इफ द असेसी अर्न्स एग्रीकल्चरल इनकम। ओहो गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अ ट्रिकी पॉइंट। इट इज नॉट गोना बी दैट इजी। आप लोग ये सोचिएगा, थोड़ा सा ना सतर्क होकर क्वेश्चंस करने हैं गाइस, और मैं अलग अलग केसेस करवाऊंगा। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा दैट विल बी मच ट्रिकियर देन द क्वेश्चंस जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, जो हमारे से पूछे गए हैं ना दोस्तों, उससे ज्यादा ट्रिकी दोस्तों क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विद एग्रीकल्चरल इनकम। शुरुआत में ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको क्या बोला था, एग्रीकल्चरल इनकम किसी हेड में नहीं जोड़ी जाती, लेकिन सरकार हमसे कैसे बुद्धू बनाकर हमसे टैक्स ले लेती है। सरकार ने तो मतलब बिल्कुल ही हमें पागल समझ रखा है दोस्तों, और सरकार हमसे टैक्स ले लेती है ऑन एग्रीकल्चरल इनकम भी। और वो कैसे लेती है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ओके गाइस, लेट्स से दोस्तों ये हमारा दोस्त है जिसका नाम है टीटू। टीटू की एग्रीकल्चरल इनकम है, ध्यान से देखिएगा, टीटू की एग्रीकल्चरल इनकम है लेट्स से 6 लाख रुपीस की, 6 लाख रुपए की, एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 24 लाख रुपीस की। ओके गाइस, अब टी2 लेट्स से अगर फॉलो कर रहा है 115 बीएसी, 115 बीएसी फॉलो कर रहा है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो वी विल हैव टू कंप्यूट, हमें कंप्यूट करना पड़ेगा दोस्तों कि क्या उसकी इनकम होगी या कितना उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो सरकार ने कहा टीटू भाई, स्टेप नंबर 1 इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन बोथ द इनकम्स। तो टीटू ने कहा मोदी जी आई हैव अ डाउट। कहते हैं हाँ बोलिए बेटा। कह रहे हैं बोथ द इनकम्स, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है ना मोदी जी, एग्जेम्प्ट वाली इनकम पर कैसा टैक्स। कह रहे हैं दिस इज द टैक्स दैट वी आर ओनली कैलकुलेटिंग जस्ट टू नो द कैलकुलेशन है। कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं अरे बेटा जब मैं बोल रहा हूं निकाल देना, मैं इतना देना नहीं है तेरे को, दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू नीड टू पे। कह रहे पक्का ना, अरे पक्का बेटा, मुझे अपनी कुर्सी की कसम। ओ मोदी जी, फिर तो आप हमारे से 30 लाख पे सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करवा रहे हैं, आप हमारे से इस पर टैक्स लेंगे नहीं। तो इन दैट केस दोस्तों 30 लाख रुपीस पर अगर अपन लोग टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, डू नॉट अप्लाई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एज येट। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाई है, अभी तो बस स्लैब रेट लगा दीजिए गाइस। तो स्लैब रेट के हिसाब से अगर अपन टैक्स देखें तो आपका निकल कर आता है 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपीज का निकल कर आता है। कितने का निकल कर आता है? 4,80,000 रुपीज, 4,80,000 का निकल कर आता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू गाइस, कंप्यूट टैक्स। आपको टैक्स निकालना पड़ेगा दोस्तों, आपको टैक्स निकालना पड़ेगा ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो आपसे बोल रहे हैं कि आप टैक्स निकालिए ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम एज इफ दिस इज द टोटल इनकम। अब टीटू के बातें पे फिर कह रहे मोदी जी क्या करवा रहे, कह रहे कर तो 2 मिनट रुक बेटा, तेरे मन के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। अब मोदी जी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बात मान लेते हैं भैया। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए की है, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख रुपए का है दोस्तों, उस पर टैक्स निकालनी है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। बट प्लीज मेक श्योर कि यहां पर आप रिबेट मत देने देना गाइस, क्योंकि रिबेट नहीं दी जाएगी। रिबेट क्यों नहीं दी जाएगी दोस्तों, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। क्योंकि जो उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, जो उसकी एक्चुअल में जो टोटल इनकम है वो 24 लाख रुपए की है, 24 लाख रुपीस की है। और अगर एक इंसान की 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है, अगर उसकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है दोस्तों, तो हम उसे रिबेट जनरली अलाउ नहीं करते अनटिल अनलेस बिल्कुल 12 लाख से मार्जिनली ऊपर हो। यहां तो इनकम 24 लाख रुपए है दोस्तों, तो यहां पर आपको कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 10 लाख रुपए पर आपको टैक्स निकालना है ओनली अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट गाइस। आपका टैक्स निकल कर आता है दोस्तों 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए का टैक्स निकल कर आता है।
Next, guys, step number 3. Step number 3 is equals to step number 1. Step number 1 minus step number 2. Step number 1 minus step number 2. हाँ जी guys, निकल कर आता है 4,40,000 रुपए, 4.4 लाख रुपीस, 4,40,000 रुपए आपका स्टेप नंबर 3 निकल कर आता है। अब हमने मोदी जी से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, मोदी जी क्या करवा रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं ले बेटा, मेरा कहने का वक्त आ ही गया था, इतने में तूने पूछ लिया। कहते हैं मोदी जी कहते हैं देख बेटा, मैंने तेरे से स्टेप नंबर 1 में टैक्स निकलवाया था ऑन 30 लाख रुपीस, और 30 लाख रुपीस में एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों पर टैक्स निकलवाया था। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी। तो क्या ये बात कहनी सही होगी? आंसर मी इनटू द चैट बॉक्स कि जो 4,80,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आई इन स्टेप नंबर 1 इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एंड व्हाट जो मैंने अभी बोला, क्या मैंने सही बोला? जो मैंने अभी बोला क्या मैंने बिल्कुल सही बोला, हाँ या ना? नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, जो क्वेश्चन अभी अराइज होता है दोस्तों, फटाफट सोच समझ के बताइएगा एवरीबॉडी। टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, जो इन्होंने स्टेप नंबर 2 बोला मोदी जी ने कि भैया देखो 4,80,000 तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों है। अब अगर टीटू भाई मैं आपसे 4,80,000 रुपए का टैक्स नहीं मांग रहा हूं, मगर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं 4,80,000 की टैक्स लायबिलिटी जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम का भी टैक्स है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का भी टैक्स है, अगर मैं एग्रीकल्चरल इनकम वाला हटा दूं तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? फिर तो नाराजगी नहीं रहेगी ना। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, आया ना? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस क्या बोला दोस्तों, उन्होंने टैक्स निकाला ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की है, एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख का है। तो इन्होंने कहा देखो जब टैक्स निकालते हो तो पहले 4 लाख रुपए तो माफ हो जाते हैं, पहले 4 लाख रुपए तो माफ हो जाते हैं ना। तो इसीलिए हमने 4 लाख को जोड़ा कि जब टैक्स निकालोगे तो 4 लाख रुपए हट जाएंगे और एग्रीकल्चरल इनकम डायरेक्टली पहली स्लैब रेट से ही अप्लाई होगा। हम आप ही के भले का सोच रहे हैं। हमने कहा वाह मोदी जी वाह, आप तो हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। अरे क्या बताया राठी जी, क्या बताया टीटू भाई? अब उन्होंने जो टैक्स निकाला वो 40,000 रुपए का टैक्स आया, तो उन्होंने क्या कहा, देख बेटा तेरा 40,000 रुपए का एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जोड़ा 6 लाख में, और जब टैक्स लायबिलिटी निकाली तो पहली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर तो टैक्स भी नहीं लगता ना। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 4 लाख रुपए जोड़ने का क्या पर्पस था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एडिंग द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? द पर्पस ऑफ एडिंग द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था कि भाई साहब जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालते हो तो क्या जो पहली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है उस तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता ना। तो 4 लाख रुपए जोड़े और 4 लाख रुपए ही माइनस कर दिए एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। दैट इज आवर स्टेप नंबर 1, है ना? कि भैया जब अपन टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं तो पहले 4 लाख रुपए इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम माइनस करते हैं कि नहीं? ओल्ड रिजाइम होगा तो 2.5 लाख का, ओल्ड रिजाइम में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुए तो 3 लाख का, ओल्ड रिजाइम में सुपर सीनियर सिटीजन हुए हैं रेसिडेंट तो 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ी जाएगी। आइए गाइस, तो ये जो 40,000 रुपए का टैक्स है, इज इट द टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम? कह रहे हाँ जी। अब मोदी जी कहते देख बेटा तेरा 4,80,000 का टैक्स निकला था टोटल पर, 40,000 का टैक्स निकला एग्रीकल्चरल इनकम पर। तो अगर 4,80,000 में से मैं 40,000 रुपए माइनस कर लूं तो बचेगा 4,40,000 रुपए। तो क्या ये 4,40,000 रुपीज, क्या ये 4,40,000 रुपए जो आपका टैक्स है, जो आपका टैक्स है गाइस ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही तो निकला ना बेटा? अब टीटू कह रहा है यार सोच में पड़ गया, इतने में मोदी जी बोलते हैं हाँ बोलना भैया, अब क्या गलत इसमें सोच रहा है तू? मोदी जी वो कहता है ठीक है भैया, अब देखो 4,40,000 का टैक्स बना, अब फटाफट इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं बेटा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, और बाकी तू मतलब ये पैसा तू हमें दे दे और हम चले जाएंगे चुपचाप। 17,600 रुपए आया, तो टोटल निकल कर आया 4,57,600 रुपीज, 4,57,600 rupees. Everyone clear about it?
आया ना? क्या सबको क्लियर हुआ गाइस ये वाला पॉइंट? यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो डू अ थम्स अप गाइस। यहां तक क्लियर हुआ है तो थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी, परफेक्ट गाइस, आ जाओ भाई। मूविंग ऑन। अब दोस्तों इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स डालूंगा, लेकिन एक बार स्टेप्स करा देता हूं, और स्टेप्स करने के बाद दोस्तों, स्टेप्स करने के बाद आई विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कहते हैं वेयर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, where non-agricultural income exceeds basic maximum exemption limit not chargeable to tax, and agricultural income exceeds 5 लाख रुपीस। कहते हैं अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करती है बेसिक मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 रुपीस, देन टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा की है, देन यू विल हैव टू अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, जैसा हम लोगों ने किया। एग्रीगेट इनकम पर टैक्स निकालिए गाइस, व्हिच इज एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। स्टेप नंबर 2, टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम एज इफ दिस इज द टोटल इनकम। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाज 4 लाख रुपीस, एग्रीकल्चरल इनकम वाज 6 लाख रुपीस, हमने जोड़ दिया। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज द टैक्स पेबल, ये आपका टैक्स पेबल आ गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर 4, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर कोई स्पेशल इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A जिसपे 20% टैक्स लगता है, लॉटरी जिसपे 30% टैक्स लगता है, तो वो आप पहले 3 इनकम में कंसिडर, पहले 3 स्टेप्स में कंसिडर नहीं करेंगे। पहले 3 में आपकी स्लैब रेट्स यूज हो रही है, अगर आप देखो तो पहले 2 में आपकी स्लैब रेट्स यूज हो रही है, और जो स्पेशल इनकम्स होती है इन पे स्लैब रेट नहीं लगती है। तो क्या है, एड टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A एंड लॉटरी एटसेट्रा इफ एनी। तो क्या बोला है दोस्तों, आपकी जो स्पेशल इनकम्स हैं उनको अपन स्टेप 4 में लेकर आएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये स्लैब रेट वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, भैया साइड हट जाना, तुम स्पेशल वाले हो। अदर सोर्सेज की इनकम, ये आपकी स्लैब रेट वाली है। शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, तुम हट जाना, तुम स्टेप नंबर 4 में आओगे। मतलब जब आप लोग स्टेप नंबर 1 में एग्रीकल्चरल इनकम लेते हैं और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेते हैं, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ओनली स्लैब रेट वाली लेनी है, ओनली स्लैब रेट वाली लेनी है। ऑलराइट गाइस, कभी भी लॉटरी पे स्लैब रेट थोड़ी ना लगता है, कभी भी शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A पे स्लैब रेट थोड़ी ना लगता है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट, लेस the rebate under section 87A where total income other than agricultural income does not exceed 5 lakh rupees in case of old regime and 12 lakh rupees in case of default tax regime। अगर दोस्तों आपकी टोटल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ दो, अगर बची हुई इनकम दोस्तों आपकी किससे ज्यादा है, सॉरी बची हुई इनकम कहां तक है, इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम इफ इट इज अप टू 5 लाख रुपीस, इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम इफ इट इज अप टू 12 लाख रुपीस, तो उस केस में आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड कर दीजिए गाइस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऐड करिए गाइस, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सर व्हाट इफ द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज मोर देन 50 लाख रुपीस, तो फिर आप रिबेट की जगह स्टेप नंबर 5 में सरचार्ज लगा देंगे। स्टेप नंबर 5 में गाइस अगर आपकी इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम 50 लाख से ज्यादा की है, तो यहां पर फिर आपका सरचार्ज लेवाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी इनकम है। अगर इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 10% लगेगा, अगर इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है तो 15% सरचार्ज लगेगा, और फिर वो सरचार्ज के रेट अप्लाई कर जाएंगे गाइस, जो अपन ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं। इधर देखिएगा गाइस, कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्स्ड
agricultural income is taxed only for the purpose of computing tax, otherwise it is not included in the income of any head. एग्रीकल्चरल इनकम को हम टैक्स करते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, अदरवाइज इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, उसे नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों अंडर एनी अदर हेड, वो किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जोड़ी जाती है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स under section 112 or 112A or short term under section 111A and casual income shall not be taken into consideration for the purpose of computation of tax with AI agricultural income. मतलब जो ये स्पेशल इनकम्स हैं गाइस, they are not to be dealt, they are not to be treated in the first 3 steps, they shall be dealt separately in step number 4. उसको आप separately डील करेंगे गाइस, कहां पर? स्टेप नंबर 4 में। कहां पर डील आउट करेंगे गाइस? दैट विल बी सेपरेटली डेल्ट इन स्टेप नंबर 4। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। अब मैं आप लोगों के सामने दोस्तों एक केस बनाता हूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं, और आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी दोस्तों इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन दैट सिनेरियो। ओके गाइस, लेट्स से दोस्तों ये है मिस्टर एक्स और ये ओल्ड रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं, ये भारत देश के रेसिडेंट है। एज भी बता देता हूं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन, 52 इयर्स की इनकी एज है गाइस। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, इनकी दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 रुपीज पर मंथ है। 30,000 रुपीज, ये क्या हो जाता है? 30,000 रुपीज पर मंथ बोला है गाइस। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A है, लेट्स से 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A है। एक सेकंड दीजिएगा। डिविडेंड इनकम जो साल भर में डिविडेंड कमाया है वो 40,000 का डिविडेंड कमाया है। और एग्रीकल्चरल इनकम जो है गाइस वो 3 लाख रुपीस की है, 3 लाख रुपए की है। एवरीवन, क्या आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए तैयार हैं मेरे लिए? अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, एवरीबॉडी, अगर आपको दोस्तों रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है तो क्या ये कंप्यूटेड इनकम है? द आंसर टू विच इज नो, दिस इज नॉट अ कंप्यूटेड इनकम। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे गाइस? 30,000 इंटू 12 करेंगे 3.6 लाख रुपीज, और उसमें से आप माइनस करेंगे गाइस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करिए गाइस। तो 3,60,000 में से 30% गाइस निकल कर आता है 1,08,000 रुपए। तो 1,08,000 रुपीज माइनस किया गाइस, तो 3,60,000 में से माइनस किया तो निकल कर आता है 2,52,000 रुपीज, 2,52,000 रुपीज। ये आपका क्या आया दोस्तों? हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपकी 1 लाख है, डिविडेंड इनकम आपकी 40,000 है गाइस। तो अगर मैं ये यहां पर फिर से लिख देता हूं 1 लाख रुपए ये वाला और 40,000 रुपए ये वाला, तो आपका कितना अमाउंट निकल कर आया? टोटल अमाउंट कितना निकल कर आया गाइस? आपका GTI, और क्योंकि कोई डिडक्शंस नहीं है तो यही टोटल इनकम हो गई गाइस। तो 2,52,000 प्लस 1,40,000 निकल कर आया 3,92,000 रुपीज। ये आपकी क्या आई है दोस्तों? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आई है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और एग्रीकल्चरल इनकम कितने की है गाइस? एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख रुपीस की है। अब गाइस हमें स्टेप नंबर 1 इंप्लाई करना है, स्टेप नंबर 1 लगाना है गाइस। और स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कंप्यूट टैक्स ऑन, आपको टैक्स निकालना है ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम स्लैब रेट वाली। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में अपन कौन से लेते हैं? स्लैब रेट वाली। वहां पर एग्जाम हॉल में स्लैब रेट वाली मत लिख कर आना, खुद सिर्फ आपके उसके लिए बता रहा हूं। तो एग्रीकल्चरल इनकम आपका 3 लाख रुपए है, प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना का है?
2,52,000 प्लस 40,000 कितने का आता है? 2,92,000, 2.92 lakhs का आता है। तो आपका टोटल कितने का निकल कर आता है? 5.92 lakhs का, 5,92,000 रुपीज का निकल कर आता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू गाइस शुड बी वेरी फ्री टू आस्क मी एनी डाउट दैट यू विश टू आस्क। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर 5,92,000 पर आपका टैक्स, कितना टैक्स निकलेगा गाइस? 92,000 पे 20% प्लस 12,500, 30,900, 90,900। बाप रे, 90,900 ये कैसे आ गया मिस्टी बेटा? पहले 2.5 लाख, वहां 2.5 से 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर 20%। मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है। आपका आंसर देख के तो मुझे अपने ऊपर शक होने लगा। 30,900। हाँ जी गाइस, 30,900। स्टेप नंबर टू, compute tax on basic exemption limit plus agricultural income as if this is the total income। तो basic exemption limit कितने की है? 2.5 लाख की, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम कितने का है गाइस? एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख रुपए का। तो आप इस पर 5.5 लाख रुपीस पर टैक्स निकालिए गाइस। तो 50,000 का 20% प्लस 12,500 निकल कर आता है 22,500, 22,500। स्टेप थ्री गाइस, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। हाँ जी गाइस, माइनस कर कर बताइए गाइस कितना निकल कर आया? 30,900 माइनस 22,500, आपका टैक्स निकल कर आया 8,400 रुपए, 8,400 रुपए। स्टेप 4, नाउ वी विल ऐड ये वाली शॉर्ट टर्म वाली। इधर देखिएगा गाइस, स्टेप 4 आपका निकल कर आता है टैक्स लायबिलिटी ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, और इस पर कितना लगता है? @20%। तो आपका दोस्तों 1 लाख का आया, उस पर 20% कितना लगा गाइस? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। तो टोटल कितना निकल कर आया दोस्तों? टोटल निकल कर आया 28,400 रुपीज। अब इधर ध्यान से देखिएगा, एज योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोस्तों 3,92,000 की थी, दैट वाज लेस देन 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए से कम का था। तो इन दैट केस विल यू बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ रिबेट? क्या आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितने का मिलेगा गाइस? फटाफट बताइए, व्हाट इज द रिबेट अंडर सेक्शन 87A? 12,500 का, 12,500 का रिबेट मिलता है अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम इफ द इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज। तो 28,400 में 28,400 में अगर 12,500 हटाते हैं तो निकल कर आता है 15,900, 15,900 रुपए निकल कर आता है 15,900। और इसमें हम ऐड कर देंगे गाइस स्टेप नंबर 6 गाइस, add health and education cess guys @4%। हाँ जी गाइस, इसका 4% निकालें तो 636 निकल कर आता है गाइस, प्लस इक्वल्स टू तो 16,536। इसे राउंड ऑफ किया जाएगा गाइस, इसे राउंड ऑफ किया जाएगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो कितना निकल कर आएगा? 16,540। Is everyone clear about it guys? क्या कंसेप्ट समझ में आया ना? सर कैपिटल गेन्स पे तो हमेशा टैक्स देना होता है क्या? कैपिटल गेन्स पे हमेशा टैक्स देना होता है क्या? मतलब इस केस में तो हाँ देना पड़ रहा है। कैपिटल गेन्स पे हमेशा टैक्स देना होता है मतलब?
अगर आपकी अनयूज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रह जाती है तो आप अनयूज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को कैपिटल गेन्स की इनकम में से माइनस कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग अमाउंट पर टैक्स लगाते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू बेटा. आ जाओ भाई. मिस्टर एक्स resident has provided the following particulars of his income for the previous year 2025-26. means only capital gains up to 10 lakh हो. अगर तनिष बेटा अगर कैपिटल गेन्स अप टू 10 लाख रुपीस होंगी तो इसमें पहले 3 स्टेप्स तो अप्लाई ही नहीं करेंगे और कोई इनकम नहीं है लेट्स से, और सिर्फ कैपिटल गेन्स 10 लाख रुपए तक की है तो आप एग्रीकल्चरल इनकम ही नहीं है जब आपके, तो आप ये स्टेप्स क्यों अप्लाई करोगे? ये स्टेप्स कब अप्लाई होते हैं? वेयर योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब जो फर्स्ट एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो तो ही ये स्टेप्स अप्लाई होते हैं. अगर सिर्फ कैपिटल गेन्स की इनकम है तो इन दैट केस यू विल नॉट बी अप्लाइंग दी स्टेप्स. ऑलराइट, आ जाओ. नहीं, मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूं स्लैब रेट में. तो स्लैब रेट थोड़ी ना कैपिटल गेन्स पे लगती है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन 111A, 111A को छोड़ दो तो वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो स्लैब रेट में आती है. बाकी सारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो उनकी स्पेशल रेट्स है. ऑलराइट, आ जाओ भाई. जिनको अपन चैप्टर नंबर 1 में इतना डिटेल में डिस्कस करके भी आए हैं, आई होप अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 का बैकलॉग खत्म कर दिया होगा बेटा. आ जाओ भाई. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 2,80,000 रुपीज. Income from house property computed 2,50,000. Agricultural income from a land in Jaipur 4,80,000. Expenses incurred on earning agricultural income 1,70,000. तो 1,70,000 रुपए आपका माइनस किया जाएगा क्योंकि ये खर्चे करे गए थे इन ऑर्डर टू अर्न एग्रीकल्चरल इनकम. तो आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई दोस्तों? इट इज कमिंग आउट टू बी एग्रीकल्चरल इनकम इज कमिंग आउट टू बी 3.1 लाख रुपीज. 3,10,000 रुपए निकल कर आती है. Next, compute his tax liability for the assessment year 26-27, assuming his age is 45 years and 70 years, and Mr. X does not want to offer the provisions of 115 BSE. तो फटाफट दोस्तों आप लोग करके बताइए. इधर मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं दोस्तों. ये ICI का बहुत आसान सा स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है. आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है NAI, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये कितने की है गाइस? 280 प्लस 250 5.3 लाख रुपीस की, और एग्रीकल्चरल इनकम है 3,10,000 रुपीस की. तो फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए गाइस, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी अगर मिस्टर एक्स 45 इयर्स के हैं, एंड व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी अगर मिस्टर एक्स 70 इयर्स के 70 साल के हैं. तो डन गाइस. 58,240 मिष्टी का पहला आंसर आया है. देखते हैं क्या सही है. 58,240. वेल डन मिष्टी. क्या कॉन्फिडेंस शूट अप करता है गाइस? छोटी छोटी चीजें हैं, खुद से अभी तक नहीं करते थे, आंसर नहीं मैच होता था, हमेशा लगता था टैक्स में हम समझ भी पाएंगे या नहीं, और अब जब आंसर आने लग जाते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस करेक्टली, ऐसा लगता है यार इतना मुश्किल भी क्या था. बस ये चीज है कि हम पहले इतनी प्रैक्टिस नहीं करते थे, इतनी मेहनत नहीं करते थे. अब 70 इयर्स के केस में जो फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है दैट विल बी ऑफ 3 लाख रुपीस. तनिष्क ने सेकंड का आंसर बताया 47,840 है. देखो 47,840. समझ में आया गाइस? आ जाओ. मिस्टर शांतनु एजेड 66 इयर्स, नॉन रेसिडेंट, earned 5,90,000 rupees from growing and manufacturing of tea. He does not wish to offer the provisions of section 115 BSE. Its tax liability shall be. कितने की उनकी टैक्स लायबिलिटी होगी? शांतनु भाई नॉन रेसिडेंट है. अब ध्यान से देखिएगा, अगर नॉन रेसिडेंट है गाइस तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, इवन दो वो ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं, वो 115 BSE ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की है गाइस? फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की.
अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन आता है गाइस, 5,90,000 रुपीज की, 5,90,000 रुपए, 5,90,000 रुपीज का क्या है गाइस? एवरीबडी हैज टू थिंक। 5,90,000 रुपीज का क्या है? चाय से काम है, चाय चाय चाय। अब अगर आप लोगों ने दोस्तों 5,90,000 रुपीज को 60:40 के रेशियो में बांटे, 60% बीइंग एग्रीकल्चरल इनकम एंड 40% बीइंग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यही तो अपन सीख कर आए हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के केस में। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, 5,90,000 का 60% एग्रीकल्चरल इनकम निकल कर आता है 3.54 lakhs, एंड उसको आप माइनस करिए 590 में से, तो आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकल कर आता है 2.36 lakhs। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, व्हाट इज गोना बी द आंसर? आपका क्या आंसर होगा गाइस इन दिस सिनेरियो? आपका दोस्तों आंसर होगा ए, नील। अब पता है क्यों नील क्यों होगा गाइस? Why will the answer be A, nil? Because दोस्तों आपको ये steps कब लगाने होते हैं? When are you supposed to apply the steps? When your agricultural income is more than 5,000, which is there in the question, but your non-agricultural income, जो NAI है, non-agricultural income, वो basic exemption limit से ज्यादा की होनी चाहिए। और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है इन दिस सिनेरियो, वो कितने की है गाइस? वो कितने की है? 2,36,000 रुपीज की है, 2,36,000 रुपए की है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, हाँ जी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए गाइस, 2,36,000 की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो क्या वो स्टेप्स अप्लाई करेंगे? नहीं। तो इन दैट केस द करेक्ट आंसर विल बी गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर 40% है तो मतलब 2,36,000, द करेक्ट आंसर विल बी 0। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ भाई, करिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए मैं आप लोगों को दोस्तों 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, 5 मिनट का टाइम देता हूं। डू क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, मजा आएगा आप लोगों को, खुद से करिए गाइस। Assuming he does not opt for the provisions of डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या दोस्तों इनकम होगी? एक हिंट दे देता हूं क्योंकि वो वाला मैंने प्रोविजन अभी तक पढ़ाया नहीं है, दैट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ। कोई मेरे को मदद कर सकता है दोस्तों ये वाला पॉइंट? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ की दोस्तों आपको डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, 80C में डिडक्शन मिलती है, और ये कहां तक की मिलती है गाइस? अप टू 1.5 लाख रुपीस तक की मिलती है। और ये जो डिडक्शन मिलती है दोस्तों अंडर सेक्शन 80C, ये ओल्ड रिजाइम में मिलती है, वो ओल्ड रिजाइम ऑप्ट कर रहा है, तो ये आप 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देंगे। बस ये जो 1.5 लाख रुपीस की आपको डिडक्शन मिलेगी दोस्तों, ये आप किस में से देंगे? एग्रीकल्चरल इनकम या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? सर ऑफ कोर्स नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम तो हमारे किसी भी हेड में जोड़ी ही नहीं जाती है। करिए गाइस, 4 मिनट है आप लोगों के पास। या चलो ये वाला क्वेश्चन में मैं मदद कर देता हूं दोस्तों, फिर जब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर जाएंगे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर वी विल हैव टू बाइफरकेट कि क्या हमारा एग्रीकल्चरल इनकम है और क्या हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो मैं यहां पर बना देता हूं एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जिसमें ग्रॉस सैलरी बोला गया है, तो ग्रॉस सैलरी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स रिजाइम बीइंग फॉलोड। तो क्योंकि यहां पर ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) ऑफ 50,000 की मिलेगी दोस्तों। तो 6,40,000 में से 50,000 माइनस किया तो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5.9 लाख की होगी फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला गया है दोस्तों, रेंट वर्ड यूज नहीं किया है, इनकम वर्ड यूज किया है, तो ये कंप्यूटेड ही माना जाता है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ओनली क्योर्ड, और उससे जुड़े हुए खर्चे हैं 63,000 के, तो आप 63,000 के खर्चे माइनस करिए गाइस। 4 लाख में से 63,000 माइनस हुआ तो निकल कर आया 3,37,000।
3,37,000 आया गाइस, 3.37 lakhs। और 3,37,000 का अपने को कौन से रेशियो में बांटना पड़ता है? क्योरिंग वाले में। सिर्फ क्योरिंग वाला है तो 75-25, 75% बीइंग 75:25। तो 3,37,000 का 75% निकल कर आता है 2,52,750, 2,52,750 माइनस 337 निकल कर आता है 84,250, 84,250। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस है दोस्तों 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का। ये एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। तो आपकी जो एआई है, एग्रीकल्चरल इनकम है, वो कितनी आई? 252,750 प्लस 50,000, तो 302,750 5,90,000 प्लस 54,000 प्लस 84,250 निकल कर आता है 7,28,000, 7,28,250। अब दोस्तों इसमें से दोस्तों यहां पर वैसे ये चीज एक डिडक्शन देनी थी गाइस, डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देनी थी गाइस। तो ये आपकी इनकम निकल कर आती है 3,02,750 और इसमें से 1.5 लाख रुपए माइनस किए तो निकल कर आया 5,78,250। अब ये आपकी दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। अब इन पर अपने को स्टेप्स अप्लाई करने हैं गाइस। स्टेप नंबर 1, 5,78,000 प्लस 302, 8,81,000 रुपीज पर, 8,81,000 रुपीज पर आपको टैक्स निकालना है गाइस। और 8,81,000 रुपीज पर आपको टैक्स निकालना है अकॉर्डिंग टू क्या टैक्स रिजाइम है गाइस? ओल्ड टैक्स रिजाइम, नॉन सीनियर सिटीजन। 3,81,000 उसका 20% प्लस 12,500 निकल कर आता है 88,700, 88,700 रुपीज। स्टेप नंबर 2, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 302,750 प्लस 2.5 लाख रुपए, 5,52,750। उसमें से 5 लाख रुपए माइनस हुआ, इसका 20% प्लस 12,500 तो निकल कर आता है स्टेप नंबर 2 में आपका 23,050। स्टेप नंबर 3 इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। हाँ जी गाइस, 88,700 निकल कर आया 65,650। क्या ये सबका निकल कर आया? 84,250 कैसे आया तनिष्क? नॉन सीनियर सिटीजन है ना? 881 तो 381 इंटू 0.2 प्लस 12,500, नॉन सीनियर सिटीजन है ना? 88,700 आएगा। और स्टेप नंबर 4 गाइस, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से ज्यादा की रिबेट नहीं मिलेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। स्टेप नंबर 2 में कोई गलती हुई है क्या? 302 23,050, 65,650 into 4%, 2626, 68,276। इसे राउंड ऑफ करेंगे गाइस टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, 68,280। देखें आंसर मैच करता है क्या? हाँ जी गाइस, आंसर मैच कर गया है, आंसर मैच कर गया है। मजा आया गाइस? एवरीवन मजा आया?
क्वेश्चन मतलब चैप्टर खत्म गाइस, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं गाइस 10 मिनट का। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है गाइस। आज थोड़ा सा रिलैक्सिंग था हमारे लिए, आज थोड़ा सा रिलैक्सिंग था गाइस, हाँ या ना। क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको लेकर चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा गाइस एवरीबॉडी। मिस सोनिया एज 71 years submits the following information for the assessment year 2026-27। हाँ जी गाइस, सोनिया जी 71 years की है, सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 और ये आपकी इनकम दी गई है। ये वैसी सी इनकम है दोस्तों जो अपन लोग ऑलरेडी अभी एक क्वेश्चन कर कर आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में चलो अगर थोड़ा सा चेंज करना भी है, क्योंकि बाकी इनकम ना दोस्तों बहुत ज्यादा, चलो वैसे ही क्वेश्चन को करो, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही करो, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन में ज्यादा चेंज करने लग गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी गाइस, कंप्यूट हर टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अज्यूमिंग शी डज नॉट विश टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। तो जैसा क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया था वैसा सही क्वेश्चन है गाइस, करिए इसे। 5 मिनट का टाइम देता हूं गाइस, आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। इनको दोस्तों आपको एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालना होगा, मैं यहां लिख देता हूं अंदर। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में 4.8 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 27,000, 3 लाख रुपए की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी के खर्चे 3 लाख में से 35,000 माइनस हुए, तो 3 लाख माइनस 35,000 आपका निकल कर आता है 2.65 लाख रुपीस। इसे आप ब्रेकअप करेंगे गाइस, चाय के केस में 2,65,000 इंटू 0.6, 1,59,000 का एग्रीकल्चरल इनकम माइनस 2,65,000 का 1,06,000 का नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस 50,000 रुपए, फार्म हाउस की इनकम दोस्तों आपकी 50,000 की है, तो ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा 50,000 रुपए। और एनएससी की दोस्तों डिडक्शन मिलती है और वो डिडक्शन 80C में मिलती है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 2,09,000 रुपए है और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो अभी तक 4,80,000 प्लस 27,000 प्लस 1,06,000, 6,13,000 रुपीज है, 6,13,000 रुपए। उसमें से आपका 60,000 रुपए की 60,000 की डिडक्शन हुई, 60,000 का माइनस किया तो निकल कर आया 5,53,000, 5,53,000। सर कंप्यूटेड नहीं लिखा, किस केस में? हाउस प्रॉपर्टी के केस में बेटा, अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोला है ना तो इनकम इज कंप्यूटेड। अगर वो रेंट बोल देते गाइस तो रेंट के केस में आप डिडक्शन लेते हैं। इफ द वर्ड रेंट इज यूज्ड देन यू विल क्लेम डिडक्शन। ऑलराइट गाइस, सैलरी में हाँ कंप्यूटेड वर्ड जरूरी ही होता है। अगर सैलरी में हो तो कई जगह तो सैलरी में भी दोस्तों वो मान लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मगर सैलरी में जनरली वो कंप्यूटेड वर्ड लिखते भी हैं। ऑलराइट, तो ये अब आपके आ गई दोस्तों 2,09,000 एंड 5,53,000। इस पर आपने स्टेप्स अप्लाई करे क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। ध्यान से देखिएगा गाइस, ही इज अ सीनियर सिटीजन। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, 3 लाख रुपए की फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी। और गाइस एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा क्या है तो अपने को स्टेप्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो तनिष बेटा आपने बिल्कुल सही निकाला, 52,624 निकाला। दैट विल बी राउंडेड ऑफ, उसे राउंडेड ऑफ किया जाएगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 व्हिच विल कम आउट टू बी 52,620। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ज्यादा आसान है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 भी इट्स इक्वली इजी, मतलब ये तो ऐसा सा क्वेश्चन भी कोई देता है क्या 5 नंबर में, मगर क्योंकि PYQ में 2022 का क्वेश्चन है आप लोग गाइस, या चलो मैं ही करवा देता हूं। मिस्टर काबरा इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉफी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है जी, द होल ऑफ कॉफी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्योर्ड। relevant information pertaining to the year ended 31st March 2026 are given here under. Opening balance of car
ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। तो सर एकदम से कहां कॉफी से कार और मशीनरी पर आ गए? भैया ये वो एसेट्स हैं विच हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। एसेट्स है ना जो आपके बिजनेस में यूज हुए हैं, इसमें क्या गलत बात है? ठीक है जी। तो सर इन पर तो हम डेप्रिसिएशन लेंगे। हाँ जी बिल्कुल डेप्रिसिएशन लेंगे, कार और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ग्रोइंग कॉफी, एक्सपेंसेस ऑन क्योरिंग कॉफी आपको बताया गया, ये खर्चे हैं। सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 lakhs की, तो ये सेल वैल्यू है। The car is used for agricultural operations and the machinery was used for coffee curing business operations। मतलब दोनों क्या दोस्तों हमारे बिजनेस के लिए ही यूज हो रहे हैं। आज ही compute the income arising from the above activities and the written down value as on 1/4/2026। तो दोस्तों आप लोगों को डेप्रिसिएशन देना होगा। पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन दीजिएगा इस कार पर 3 लाख रुपए का, क्योंकि कार का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है गाइस, तो अपन 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट वी चार्ज। तो 3 लाख रुपए का 15%, 3 लाख रुपए का 15% 45,000 रुपीज आएगा। फिर 15 लाख रुपए का 15% गाइस, 15 लाख रुपीज का 15%, 15 लाख का 15%, 2,25,000 रुपीज। तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया गाइस? अगर अपन इसे टोटल करते हैं तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो निकल कर आता है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.7 लाख रुपीज। 2,70,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन निकल कर आता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ग्रोइंग कॉफी एंड एक्सपेंसेस ऑन क्योरिंग कॉफी, ये हमारे एक्सपेंसेस और हो गए हैं। तो अगर आप दोस्तों अपनी सेल वैल्यू में से अपने खर्चे और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आपकी इनकम नहीं निकल आएगी? अब बताओ दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। कैन यू एक्चुअली इमेजिन कि इस तरीके का भी राठी जी क्वेश्चन आ सकता है? हाँ जी गाइस। तो आपकी जो इनकम निकल कर आई वो निकल कर आई 13,20,000 रुपीज। अब क्योंकि दोस्तों 13,20,000 रुपीज तो आपका कॉफी का बिजनेस जो आप लोगों ने क्या किया था, ग्रोइंग एंड क्योरिंग किया था। तो ग्रोइंग एंड क्योरिंग में दोस्तों अपना कितना परसेंट एग्रीकल्चरल इनकम होता है? 75% एग्रीकल्चरल इनकम होता है और 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। तो ये आपका एआई एग्रीकल्चरल इनकम और ये आपका एनएआई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। ऑलराइट गाइस, बस इतना सा करना था गाइस। ये देखो 13,20,000 का आया, उसमें 25% 75% डिवाइड कर दिया। अब एक रिटर्न डाउन वैल्यू भी पूछी थी, भैया क्या रिटर्न डाउन वैल्यू है? तो भैया जो हमारे एसेट की वैल्यू थी ओपनिंग WDV, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। तो 3 लाख में से अगर आप 45,000 और 15 लाख में से 2,25,000 माइनस करेंगे तो 3 लाख में से 45,000 माइनस करें तो कितना निकल कर आता है? 2,55,000 आता है। एंड 15 लाख में से 2,25,000 माइनस करें 2,25,000 तो आपका निकल कर आता है 12,75,000, 12.75 lakhs। तो सेपरेशन एंड में करेंगे, हमेशा एंड में ही होता है। मैंने हमेशा क्या बोला है? कंप्यूट योर इनकम एज इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल बिजनेस। कंप्यूट योर इनकम एज इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल बिजनेस, जैसे कि आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो। मानो ही नहीं कि कोई एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है, आप तो नॉर्मल अपने बिजनेस की तरह करो ना भैया। जितना आपका इस साल का खर्चा है वो पूरा का पूरा माइनस करो। ऑलराइट, सो सेपरेशन 16.1 लाख में से नहीं करेंगे। 16.1 क्या आया? कैसे आया 16.1 कैसे आया? मतलब आपने 22 लाख में से 6,10,000 हटा दिया। ये इसमें अगर टी इनकम भी होती तो टी वाले खर्चे टी वाले में से माइनस करिए, टी वाले खर्चे टी वाले में से माइनस करिए। नहीं, जो भी आप कह रहे हैं तनिष्क नहीं होगा। 15.9 हो या 16.1 हो, उसमें से आप खर्च उसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। आप हमेशा नॉर्मल, यार क्या तनिष्क भाई अपन आर्ग्यू कर रहे हैं? मैं क्लियर कट बता तो रहा हूँ बेटा। मैंने ये बोला आप तो ये मान के चलो कि आप कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो और फाइनल नेट प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है। डेप्रिसिएशन किसमें से लेस करते? बेटा डेप्रिसिएशन तनिष्क थोड़ा सा अपने को फिर बुद्धि लगानी चाहिए कि वो मशीनरी किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मशीनरी दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर क्योरिंग कॉफी एज वेल एज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो इन दैट केस ट्रेडिंग पीएनएल तो एक ही बनेगा ना।
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एक ही बनेगा। क्रेडिट साइड में सेल ऑफ कॉफी, सेल ऑफ टी, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस ऑन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, एक्सपेंसेस ऑन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। आप क्या चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन टी वाले से भी माइनस कर दूं और कॉफी वाले से भी माइनस कर दूं? व्हाई आर वी मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अस? गवर्नमेंट जितना सिंपल करना चाहती है, आप उतना ही मुश्किल बनाते जा रहे हैं। नेवर माइंड, चलो जी गाइस, हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। ओह सॉरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं गाइस, अपन एमसीक्यूज पर आते हैं। आ जाओ भाई फटाफट। Mr. Kishan is engaged in the following activities on agricultural land situated in India. Total area of the land is 5 acres. Okay. Activity A, he grows saplings and seedlings grown in a nursery spreading over 1 acre land. The sale proceeds of which is 5 lakhs at cost of plantation is 5 lakhs or 1,40,000. तो ये वाला आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स एग्रीकल्चरल इनकम है। कितनी इनकम हुई? 5 लाख की हमने सेल करी, 1.4 लाख रुपीस का खर्चा किया, तो इसमें दोस्तों आपका 3.6 लाख रुपीस का क्या आया दोस्तों? एग्रीकल्चरल इनकम आया, और वो आपका एमसीक्यू नंबर 1 है। आओ भैया, what amount of income arising from activity A would constitute agricultural income? It will be C, 3,60,000, जो आप अपने आंसर से भी मैच कर सकते हैं, 3,60,000। आ जाओ भाई नेक्स्ट। Activity number B, he grows cotton on 3 acres of land. Okay, 40% of the cotton is sold for 4 lakh rupees, the cost of which is 2,25,000. तो कॉटन उगाया, कॉटन भी एक एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में आएगा दोस्तों, जिसमें 3 एकड़ लैंड में उसने कॉटन उगाया, जिसमें से 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख रुपीज, जिसकी कॉस्ट 2,25,000 थी। तो इस 40% जो हमारा एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा है, इसमें दोस्तों 4 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपीज आपका माइनस हुआ, तो बचा कितना? 1,75,000। 1,75,000, इजी पॉइंट। नेक्स्ट, the cost of cultivation of balance 60% cotton is 3,37,500। ध्यान से देखिएगा, the cost of cultivation of balance 60% is 3,37,500 and the market value of which is 6 lakh rupees, which is used for मैन्युफैक्चरिंग यार्न। तो कौन से अपन यार्न बना रहे हैं दोस्तों? कॉटन से यार्न बना रहे हैं। तो ये अब आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, बिकॉज यू आर चेंजिंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो सरकार क्या कहती है कि भाई साहब, जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो अब आपकी कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न। तो यार्न जो है दोस्तों आपका, ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आया। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 1 लाख का खर्चा हुआ, और यार्न दोस्तों यार्न इज सोल्ड फॉर 8,50,000 रुपीज। तो आपकी सेल वैल्यू कितने की है? 8.5 लाख रुपीज की। इसमें से दोस्तों आप मार्केट वैल्यू, जो आपका कॉस्ट है दोस्तों, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉटन जो कितने का है दोस्तों? 6 लाख रुपए का। और इसमें से अपन माइनस करेंगे गाइस, इसमें से माइनस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गाइस 1 लाख रुपए की। तो माइनस करके बताओ दोस्तों, 8,50,000 माइनस 6 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए की आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आई, NAI। लेकिन दैट्स नॉट ऑल। जब आपने दोस्तों कॉटन को यार्न में कन्वर्ट किया, तो दोस्तों जो कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करने पर जो मार्केट वैल्यू आती है, ये आपकी सेल वैल्यू भी बनती है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल इनकम में 6 लाख और जितने का हमने खर्चा किया था 337,500 इस 60% को उगाने के लिए, तो वो माइनस करेंगे तो 6 लाख माइनस 337,500 निकल कर आता है 2,62,500। 2,62,500। ऑलराइट गाइस,
तो आपका फाइनल दोस्तों कितना आया, 1,75,000 की एग्रीकल्चरल इनकम है प्लस 2,62,500 का 2,62,500 का आपका ये वाला एग्रीकल्चरल इनकम है। ऑलराइट गाइस, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 1,50,000 की। तो आ जाओ भैया, हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आंसर करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन। उन्होंने सिर्फ पूछा है सेल ऑफ कॉटन का बताना, और कॉटन आपने एक ही बेची है दोस्तों 40%, बाकी आपने कॉटन बेची नहीं थी, बाकी आपने कॉटन को यान बनाने में यूज किया था। तो ये वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, सिर्फ पहली 1.5 लाइन्स का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है गाइस। तो व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम from activity B with respect to sale of cotton would constitute agricultural income? It will be A, 1,75,000 as agricultural income। 1,75,000 आपका agricultural income आया। Next, what amount of income from activity B with respect to sale of yarn? yarn बेचने पर क्या हुआ, yarn बेचने पर दो चीजें हुई, agricultural income as well as non agricultural income। agricultural income हुई 2,62,500 की, जो इसकी यान बनाने में कॉटन यूज हुआ था वो वाला, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 1,50,000। तो ये रहा देखो, 2,62,500 एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड 1,50,000 एज बिजनेस इनकम। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी सी से जुड़ा हुआ। एक्टिविटी सी नीचे है, चलो भाई। Land measuring 1 acre is let out to Mr. Ramesh on monthly rental of 15,000, which is used by Ramesh as follows. 50% of land is used for agricultural purpose, 50% of land is used for non-agricultural purpose। तो दोस्तों जो रेंट है 15,000 इंटू 12 निकल कर आता है 1,80,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिएगा, 1,80,000 में 1,80,000 में से 50% ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, मतलब 90,000 रुपीज आपका एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुआ है। ये आपका एग्जेम्प्ट है गाइस, ये आपका एग्जेम्प्ट है। एंड 90,000 रुपीज आपका नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुआ है, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो अब पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम और अदरवाइज, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो कहते हैं 180 पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम नो, 180 बिजनेस इनकम नो, 90,000 विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड 63,000 दोस्तों लैंड है। लैंड में कोई 30% की डिडक्शन थोड़ी ना मिलती है गाइस, लैंड में कभी 30% की डिडक्शन मिलती है क्या? नहीं गाइस। 90,000 would be agricultural income and 90,000 is chargeable to tax under head income from other sources। D is the correct answer, D is the correct scenario। और लास्ट में पूछा है कंप्यूट द जीटीआई। जीटीआई निकालने के लिए बोला है, अज्यूमिंग ही हैज नो अदर इनकम। भैया जीटीआई में आप सारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेते हो। जीटीआई होती है पांचों हेड्स की इनकम। अब पांचों हेड्स में कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं जोड़ा जाता। एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ हम निकाल कर बैठे रहते हैं, जब टैक्स लायबिलिटी निकालना होता है तो एकदम से अपन स्टेप्स लगा देते हैं। तो यहां पर इफ दे आर आस्किंग यू टू कंप्यूट जीटीआई, दे जस्ट वांट यू टू ऐड अप ऑल द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्टिविटी ए में एक भी नहीं थी, एक्टिविटी बी में 1,50,000 की थी, और एक्टिविटी नंबर सी में 90,000 की थी। तो टोटल कितना निकल कर आता है, 1,50,000 प्लस 90,000, 2,40,000 रुपीज का निकल कर आता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, A will be the correct answer in this scenario guys। Everyone clear about it guys? क्या सबको समझ में आया? मजा आया गाइस? आया ना? आज का सेशन यहीं तक।